जरा सोचिए, एक सुनसान पहाड़ी के आखिर में, एक ऐसी जगह जहां दिन में तो बस सन्नाटा पसरा रहता है, लेकिन जैसी ही रात होती है ना, वहां एक भयानक खेल शुरू हो जाता है। और ये कोई ऐसा वैसा खेल नहीं है। इसमें जो भी शामिल होता है वो फिर कभी लौटकर नहीं आता। तो चलिए, आज विक्टोरिया हॉस्टल के इसी भयानक रहस्य की परतें खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक मुर्दा घर से, जहां नशे में धुत एक इंचार्ज इंस्पेक्टर कबीर को एक चेतावनी देता है। वो कहता है, यहाँ मौत का तांडव होता है। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस खौफ की पहली झलक है जो विक्टोरिया हॉस्टल के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस कहानी में ना 3 अहम हिस्से हैं। एक तरफ है विक्रम का परिवार, जो अपने जवान बेटे को खो चुका है, उनका दर्द है। दूसरी तरफ है इंस्पेक्टर कबीर, जो सच को किसी भी कीमत पर ढूंढ निकालने के लिए निकले हैं, उनका जुनून है। और तीसरा, वो हॉस्टल, जो हर रात अपने नए शिकार का इंतजार करता है। तो जैसा मैंने कहा, कहानी का आगाज होता है एक फोन कॉल और मुर्दा घर में रखी एक लाश से। सोचिए, उस बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी जब उसने अपने जवान बेटे की लाश देखी। उमेश सक्सेना गुस्से से कांपते हुए इंस्पेक्टर कबीर से बस एक ही सवाल पूछते हैं कि आखिर उनके बेटे के साथ हुआ क्या। और बस यहीं, इसी पल पहली बार उस मनहूस जगह का नाम सामने आता है, विक्टोरिया हॉस्टल। एक लाचार पिता के गुस्से और दुख के सामने इंस्पेक्टर कबीर एक वादा कर बैठते हैं, एक ऐसा वादा जिसके बारे में उन्हें पता नहीं था कि ये उन्हें सीधे मौत के मुंह में ले जाने वाला है। अब कहानी मुर्दा घर से निकलकर उस जगह पहुंचती है जहां सारे राज दफन हैं। सच का पता लगाने के लिए इंस्पेक्टर कबीर खुद विक्टोरिया हॉस्टल का रुख करते हैं। कबीर जब हॉस्टल पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ बहुत अजीब लगता है। दिन के वक्त वो जगह बिल्कुल वीरान है, एकदम खामोश, जैसे सदियों से कोई आया ही ना हो। लेकिन रात होते ही मानो हॉस्टल जाग जाता है। हर कमरे में बत्तियां जल उठती हैं, खिड़कियों पर परछाइयां नाचने लगती हैं। सवाल ये था कि आखिर ये हो कैसे रहा है। तभी अचानक कहीं से एक चौकीदार आ जाता है और वो कबीर को एक बहुत ही अजीब बात बताता है कि यहाँ दिन में कुछ नहीं होता, अगर एडमिशन चाहिए तो रात को आना पड़ेगा। ये उस हॉस्टल का पहला और सबसे अजीब नियम था। तो रात होती है, कबीर वापस हॉस्टल पहुंचते हैं, पर इस बार उन्हें सिर्फ एडमिशन नहीं मिलना था, बल्कि मौत के खेल के कुछ ऐसे नियम पता चलने वाले थे जो उनकी रूह कंपा दें। रिसेप्शन पर एक भारी भरकम सा वार्डन बैठा है। कबीर उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोलता। बस चुपचाप एक फॉर्म और कमरा नंबर 307 की चाबी कबीर के हाथ में थमा देता है। न कोई सवाल, न कोई जवाब, बस एक अजीब सी खामोशी। तभी कबीर की नज़र एक रूल बोर्ड पर पड़ती है और उस पर लिखे नियम, मतलब किसी भी आम हॉस्टल जैसे तो बिल्कुल नहीं थे। नियम नंबर 1, यहाँ कोई किसी से बात नहीं कर सकता। नियम नंबर 2, किसी दूसरे के कमरे में मत जाना और ना ही किसी को अपने कमरे में आने देना। और तीसरा, एक बार अपने कमरे में चले गए तो बाहर मत निकलना। ये नियम कम एक सीधी सादी चेतावनी ज्यादा लग रही थी। कबीर ये नियम पढ़कर जैसे ही पीछे मुड़ते हैं, रिसेप्शन खाली मिलता है। वो वार्डन और गेट पर खड़ा चौकीदार दोनों गायब, जैसे कभी थे ही नहीं, हवा में घुल गए हों। अब कबीर को एहसास होता है कि वो उस हॉस्टल में बिल्कुल अकेले हैं, या शायद उन्हें ऐसा सिर्फ लग रहा था। खैर, कबीर अपने कमरे में तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उस रात सोना उनकी किस्मत में नहीं लिखा था। अब तक जो कहानी सिर्फ एक रहस्य थी, वो अब एक खौफनाक हकीकत में बदलने वाली थी। ठीक आधी रात को एक दिल दहला देने वाली चीख से पूरे हॉस्टल का सन्नाटा टूट जाता है। कबीर एक पल भी नहीं गवाते और फौरन अपने कमरे से बाहर भागते हैं। वो एक एक कर दरवाजे पीटने लगते हैं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। आखिरकार वो एक दरवाजे को धक्का देकर तोड़ देते हैं और अंदर जो मंजर था उसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। पूरा कमरा जला हुआ है और फर्श पर एक आधा जला हुआ कंकाल पड़ा है। इससे पहले कि कबीर कुछ समझ पाते, अचानक पूरा का पूरा कॉरिडोर आग की लपटों में घिर जाता है। और ये कोई मामूली आग नहीं थी, ये कुछ और ही था, जैसे आग खुद उन्हें निगलने के लिए बढ़ रही हो। और अब जो कमरे कुछ देर पहले तक बिल्कुल खामोश थे, उन हर बंद कमरे से मदद के लिए चीखें आने लगती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उस हॉस्टल में कैद आत्माएं अपनी मौत के उन आखिरी भयानक पलों को बार बार,
हर रात जी रही थीं। कबीर अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, पर आग की एक लपट उन्हें अपनी चपेट में ले ही लेती है। उनके कपड़ों में आग लग जाती है और वो दर्द से चीखते हुए सीढ़ियों से नीचे लुढ़क जाते हैं। बुरी तरह जल चुके और घायल कबीर को वही चौकीदार नजर आता है। वो मदद की उम्मीद में उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अब जो सच सामने आने वाला था वो जलती हुई आग से भी कहीं ज्यादा भयानक था। चौकीदार बिल्कुल शांत खड़ा बस आग को देख रहा था। जब कबीर उससे मदद मांगते हैं तो वो पलटता है और उसे देखकर कबीर के होश उड़ जाते हैं। चौकीदार का चेहरा बुरी तरह जला हुआ था और वो कहता है, मदद के लिए बहुत देर हो चुकी है बाबू, मुर्दों को डॉक्टर की जरूरत नहीं होती। और फिर वो जला हुआ चौकीदार विक्टोरिया हॉस्टल का वो भयानक राज बताता है जो वहीं दफन था। उसने बताया कि 4 साल पहले एक दुश्मन हॉस्टल के मालिक ने धमकी दी थी और उसी रात एक लड़के ने कमरा नंबर 307 में दाखिला लिया। आधी रात को उसने बाहर से सारे कमरे बंद कर दिए और पूरे हॉस्टल को आग लगा दी। उस आग में वार्डन, वो चौकीदार खुद और हॉस्टल के सारे छात्र सब जलकर मर गए। उस रात हॉस्टल में जो हुआ वो असल में कभी खत्म ही नहीं हुआ। वो भयानक हादसा हर रात उसी तरह दोहराया जाता है। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? वजह यह है कि उन सबका असली कातिल तो उस रात बचकर भाग गया था। तो अब ये भटकती आत्माएं रात में आने वाले हर नए मेहमान को अपना कातिल समझ लेती हैं और फिर उसके साथ भी ठीक वही करती हैं जो उनके साथ हुआ था। विक्रम के साथ भी यही हुआ था और अब इंस्पेक्टर कबीर की बारी थी। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब इंसाफ के लिए तड़पते हुए पीड़ित खुद बदला लेने पर उतर आते हैं तो फिर असली राक्षस कौन बन जाता है, वो या उनका कातिल? इस बारे में सोचिएगा जरूर।